आज हम डिस्कस करेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में। ये मूवमेंट महात्मा गांधी के द्वारा चलाया जाने वाला पहला सबसे बड़ा एक बहुत ही लार्ज स्केल में ये मूवमेंट था अंग्रेजों के खिलाफ। तब तक तो वो बहुत मीठे-मीठे भाषा में अंग्रेजों से बात कर रहे थे, भाई इंडिया में ये प्रॉब्लम है, इसको फिक्स कर दो, इंडिया में वो प्रॉब्लम है, उसको फिक्स कर दो, या कोई चांस है कि आप इंडिया छोड़ के जाओगे? अब इन मीठे-मीठे बातों का अंग्रेजों के कानों में तो कोई फ़र्क पड़ा नहीं। तो अब 2 बहुत बड़े-बड़े इंसिडेंट हो गए थे इंडिया में, जिसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लागू करना पड़ा महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी जो खुद ही एक अहिंसक थे, अहिंसा के पुजारी, मतलब किसी को एक थप्पड़ भी नहीं मार सकते थे, ऊँचे आवाज़ में भी नहीं बोलते थे, इतने अहिंसक थे। तो वो 2 जो बड़े-बड़े इंसिडेंट थे, एक तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें हज़ारों लोग मारे गए, जिसमें जनरल डायर अंग्रेज जो था, उसने ऑर्डर दे दिया अंधाधुंध फायरिंग करने का और हज़ारों लोग मारे गए। पता नहीं वो कैसा बेवकूफ़ आदमी था, बिना मतलब का मार दिया उन लोगों को। एक तो वो, उससे तो सिर्फ़ पंजाब के लोग ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा इंडिया दहल गया था, पूरा का पूरा इंडिया कि भाई आज पंजाब में हुआ है, कल दिल्ली में हो सकता है, परसों कोलकाता में हो सकता है ना? इन अंग्रेज़ों का तो कोई भरोसा नहीं, ये तो सिर्फ़ लूटने ही आए हैं। अब दूसरा जो था, उससे भी भयानक था, रॉलेट एक्ट। अब ये रॉलेट एक्ट जो कानून अंग्रेज़ों ने लाया, उसके उसमें उन लोगों ने ये मेंशन किया कि अगर उन लोगों को शक हुआ, तो शक की बुनियाद पे वो किसी को भी राह चलते आदमी को उठा सकता है। किसी को भी, चाहे वो किसी भी दल का, किसी भी टाइटल का, किसी भी जॉब में वो न्यू आदमी हो, औरत हो, मर्द हो, किसी को वो उस रॉलेट एक्ट के तहत उसे उठा सकता है, किसी भी शक पे। उसे शक ना, अब ये कौन साबित करेगा भाई कि तुम्हें शक है कि नहीं है और तुम्हारा शक सही है या नहीं है? तो किसी राह चलते आदमी को वो उठा के सकता, रिमांड में ले सकता 2 साल तक, बिना सुनवाई के। कोर्ट के सामने वो पेश भी नहीं करेगा 2 साल तक। 2 साल तक ले जाएगा रिमांड में, अब वो तुम्हें कूटेगा, पीटेगा, मारेगा, क्या करेगा वो भगवान भरोसे नहीं, अंग्रेज भरोसे। तो ये 2 जो बड़े-बड़े अ, चीज़ें, घटनाएँ जो घटी, ख़ास करके जो रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग, ए तो इन सब चीज़ों से महात्मा गांधी भी सहम गए। सोचा नहीं, अब हद हो गई है। मतलब अब कोई पॉलिसीज़ काम नहीं करेंगी, इन लोगों से बात करके कोई फ़ायदा नहीं। उनको भी समझ में आ गया, लेकिन अब वो अहिंसक थे। भाई, किसी के कैरेक्टर को आप बदल नहीं सकते हो। महात्मा गांधी का कैरेक्टर ही था कि वो किसी किसी पे ऊँची आवाज़ से भी बात नहीं कर सकते, तो वो अपने हिसाब से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट छेड़ दिया। अब पूरा का पूरा देश उनको फ़ॉलो करता था। तो महात्मा गांधी की जो आईएनसी पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके साथ-साथ और भी सारे दल के नेता, फिर पूरा का पूरा देश उनके साथ जुड़ गया। अब इसमें उन्होंने ये प्रस्ताव रख दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के में कि भाई, आप जितने भी इंडियंस हैं, जितने भी ब्रिटिश सरकार की आर्मी में काम कर रहे हैं, अपना पद छोड़ो, आप जितने भी ब्रिटिश सरकार की गवर्नमेंट में कोई भी टाइटल लेके काम कर रहे हो, वो टाइटल छोड़ो, सरकारी नौकरी छोड़ो, सरकारी काम छोड़ो, सरकारी लोगों के लिए काम करना छोड़ो, सरकारी कपड़े, मतलब जो सामान ब्रिटेन से आता है, जैसे खास करके आपका चीनी आता था, है ना? या कोई कपड़े वगैरह आता था, वो सब के सब छोड़ो, खादी पहनो, देशी पहनो, इन शॉर्ट बॉयकॉट ब्रिटेन। उसमें बॉयकॉट वर्ड तो यूज़ नहीं होता था, वो तो आज का ट्रेंड है। बट उस समय महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों को बोल दिया, भाई तुमसे ना हो पाएगा, अब हमें देश चलाने दो। अब तुम तो खुद से दोगे नहीं, हमें तुमसे लेना पड़ेगा। अब पूरा का पूरा देश तो मेरे साथ है, तो चलो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट छेड़ देते हैं। अब देखते हैं तुम्हें कौन बचाएगा। अंग्रेज़ तो इतने से थे, इंडिया तो इतना बड़ा, इतने सारे लोग। लेकिन हुआ यूँ कि ये 1920 में लागू हुआ और बहुत सक्सेसफुली ये चल भी रहा था। मतलब अंग्रेज़ों के पसीने छूट गए थे, हालत ख़राब हो गई थी अंग्रेज़ों को। आप सोच सकते हैं, रातों-रात वो अंग्रेज़ जो राजशाही राजा की तरह महलों में रहते थे, अचानक उनके घर से सारे नौकर चले जाएँ। उनके सरकारी दफ़्तरों से सारे लोग अपना टाइटल छोड़ के, अपना जॉब छोड़ के चले जाएँ। भले 2 वक़्त का रोटी ना मिले, लेकिन वो अपने घर में जाके रूखा-सूखा खा के रहने लगे। सारे के सारे लोग अपना-अपना अपनी-अपनी नौकरी छोड़ने लगे। सारे स्कॉलर्स, है ना? सब के सब छोड़ने लगे और ऐसा एक्चुअली में हुआ। बहुत ही सक्सेसफुली ये प्रोग्रेस हो रहा था और अंग्रेज़ों की हालत ख़राब हो गई थी। बच्चों को सरकारी स्कूलों से नाम कटवाने के लिए कहा गया। उसके बाद जितने लोग सरकारी दफ़्तरों में काम कर रहे थे, इलेक्शंस को बॉयकॉट करवाया गया और उसके अलावा जब इन सारी चीज़ों से, जब अगर बात नहीं बनती, तो उनका प्लान भी था कि आप टैक्स पे करना भी बंद कर दो। मतलब समझ लीजिए कि पूरी तरह से अंग्रेज़ों को घेर करके उनको बॉयकॉट कर देना। महात्मा गांधी का मेन मुद्दा इसमें ये था कि भई अंग्रेज़ तो ढंग से कंट्री चला नहीं रहे हैं, हमें हमारा देश वापस चाहिए, हमें स्वराज्य चाहिए बेसिकली। हम अपने देश को अपने तरीके से चलाएँगे, खुद चलाएँगे और हमें अंग्रेज़
इस देश में नहीं चाहिए। यही बेसिकली उनका मुद्दा था और इसीलिए उन्होंने सारी चीज़ों को, अंग्रेज़ों के द्वारा चलाई जाने वाली सारी संस्थाओं या किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट को, सब चीज़ों को उन्होंने बॉयकॉट करवाने के लिए बोला और ये बहुत ही सक्सेसफुल हो रहा था क्योंकि सारे के सारे लोग महात्मा गांधी को फॉलो करते थे, उन पर भरोसा करते थे। और ये जो जलियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट था, उसकी वजह से पूरा का पूरा देश गुस्से में था। इतने भयानक गुस्से में थे कि भाई बोला सही सही बोल रहे हैं, हमें भी अब बॉयकॉट करना ही चाहिए। तो यही एक मौका था 1920 में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लागू हुआ। जगह-जगह विदेशी कपड़ों को जलाया गया और विदेशी कोई भी सामान था, चौक-चौराहे पे उनको जलाया गया टू प्रमोट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब उन दिनों टीवी उतना ज़्यादा था नहीं, न्यूज़पेपर ही था, तो न्यूज़पेपर के माध्यम से लोगों को पता चलता था कि भाई ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की आग बहुत ज़्यादा भड़क चुकी है देश में और हमें भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। महात्मा गांधी ने पूरे के पूरे देश को एकजुट कर दिया था इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में और इसका फल भी अच्छा खासा दिखता जा रहा था। लेकिन इसी दौरान, इस 2 वर्षों के दौरान कुछ वायलेंट एक्टिविटीज़ भी हुई इंडिया में बाय इंडियंस। अब वो वायलेंट एक्टिविटी में जो सबसे ज़्यादा हेडलाइंस में आया वो था चौरा-चौरी कांड, जिसमें 20 से 22 पुलिस अफ़सरों को चौरा-चौरी पुलिस स्टेशन में ही ज़िंदा जला दिया गया। अब ये कितना सच कितना झूठ, वैसे वो लोग मरे तो थे, सच था, लेकिन ये इंडियंस मॉबस्टर ने ही जलाया या फिर अंग्रेज़ों की साजिश थी, इस बात से कभी पर्दा उठा नहीं। ख़ैर, उसके बाद महात्मा गांधी ने जब देखा कि भई ये एक वायलेंस का रुख ले रहा है, जो कि उनका रास्ता नहीं था, तो उन्होंने इमीडिएटली फ़रवरी 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया, कैंसल कर दिया और ये जो सक्सेसफुली चल रहा था, सब लोगों की उम्मीदों पे पानी फिर गया। अब इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का सिग्निफिकेंस इतना ज़्यादा था, ये इतना बड़ा था कि इसमें लाखों लोग इसमें जॉइन कर चुके थे। अब लाखों लोग, करोड़ों इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि सब के सब लोग तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते थे या सब के सब लोग तो सरकारी नौकरियों में काम नहीं करते थे और सब के सब लोग तो शहरों में नहीं रहते थे, सब तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाती। फिर भी लाखों लोग बहुत ज़्यादा था और इसकी वजह से जो ब्रिटिश सरकार थी, वो पूरी तरह से हिल गई थी। अब उनके कुछ सिग्निफिकेंस थे, जैसे मैंने पहले बताया कि सरकारी नौकरी से सब छोड़ रहे थे, सरकारी स्कूलों से को छोड़ रहे थे, इलेक्शन को बॉयकॉट कर रहे थे, टैक्स पे करने में भी आनाकानी होने वाली थी और उसके बाद उसी दौरान ये भी देखा गया कि हिंदू-मुस्लिम हार्मनी बहुत ज़्यादा थी। जब ये नॉन कोऑपरेशन हुआ, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ़ हिंदू या सिर्फ़ मुस्लिम ने इसमें पार्टिसिपेट किया, सबने मिल कर के पार्टिसिपेट किया। मतलब ये वो दौर था जब एक्चुअली में इंडिया में हिंदू और मुस्लिम मिल कर के साथ-साथ रहते थे, साथ-साथ एक पर्पज़ के लिए आगे बढ़ते थे। उसके बाद उसी समय इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी का सिग्निफिकेंस पता चला कि कांग्रेस पार्टी कितना मजबूत है, कितना बड़ा है, इस देश में इसका क्या रोल है, वो पता चला कि लोगों को कांग्रेस पार्टी में कितना भरोसा है। उसके बाद ये आपका जब बॉयकॉट होने लगा, ऑब्वियसली जब ब्रिटिश या बाहरी देशों के सामानों का जब बहिष्कार होने लगा, तो अब लोगों को सामान तो खरीदना है, तो लोग स्वदेशी चीज़ों को अपनाने लगे। इंडियन मर्चेंट्स के पास खरीदने लगे, जो इंडियन व्यापारी थे, उनके पास से सामान खरीदने लगे, तो उन लोगों की सेल में वृद्धि हुई और उन लोगों को ऑब्वियसली खुशी तो सबको होगी और उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा कमाया, बहुत ज़्यादा सेल हो गया उनका। उसके बाद गांधी जी भी एक बहुत बड़े लीडर के तौर पे आगे आ गए। बहुत बड़े लीडर बन गए वो, जब जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, उसके बाद जब देखा गया कि लाखों लोग उनके सपोर्ट में आ गए, तब उनको समझ में आ गया, पूरे देश को, पूरी दुनिया को समझ में आ गया कि महात्मा गांधी एक किसी पार्टी के सिर्फ़ एक छोटे से या कोई सिर्फ़ उस पार्टी के लीडर नहीं, बल्कि पूरे देश के लीडर थे। बाद में चल कर के महात्मा गांधी को महात्मा बापू का नाम ऐसे ही नहीं दिया गया या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ऐसे ही नहीं दिया गया, है ना? जैसे कि आज हम कहते हैं कि महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने जो किया वो उसी समय के लोग जानते हैं। अब तो हम लोगों को सिर्फ वायलेंस ही दिखता है, हमें बस लगता है कि जो बंदूक उठा के मारा, बस वही क्रांतिकारी। ऐसा नहीं है, उन्होंने कलम के ही मदद से, कलम की ताकत से ही उन्होंने अंग्रेजों की जड़ को हिलाया था। और चूंकि उस समय अधिकतर जो है इंडिया जो है शुगर, चीनी का आयात बहुत ज़्यादा करता था इंग्लैंड से, यूके से, या आप कह सकते हैं ब्रिटिश सरकार से। तो चीनी पूरी तरह से वहाँ से आयात होना बंद हो गया। तो उनकी सेल में एकदम ठप हो गई और जो इंडिया में जो उगाया जाने लगा चीनी, जो बनाया जाने लगा, बस उसी का उत्पाद और उसी की सेल होने लगी। तो इस तरह से अंग्रेज़ों को उस समय सिग्निफिकेंस पता चला कि भाई अब इंडिया पूरी तरह से एकजुट हो गई है। भले उस समय भी ब्रिटिश सरकार ने इंडिया को आज़ादी नहीं दी, लेकिन अंग्रेज़ों को पता चल गया था
कि अब हमारी नींव ज़्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है, क्योंकि अब इंडिया बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुका है। इंडिया में लोग अब बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी हो गए हैं, क्योंकि वो अंग्रेज़ों की लैंग्वेज को भी जानने लगे थे, इंग्लिश लैंग्वेज में भी पारंगत हो गए थे। अब का समय तो ऐसा है कि अंग्रेज़ी से ज़्यादा अंग्रेज़ी तो इंडिया में ज बोली जाती है ना? तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप उसके बाद 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन भी छेड़ दिया। तो इस तरह से महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा रोल है भाई। और ये जो चौरा-चौरी कांड हुआ जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने पूरे मूवमेंट को बंद किया, इसके पीछे भी उनका एक बहुत बड़ा मकसद था। उनका मकसद था नॉन वायलेंस। अब ये चौरा-चौरी कांड जो हुआ उसपे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लें। और वो वीडियो भी एक अ, अभी के हिसाब से इंटरेस्टिंग ही कहूँगा और इन्फॉर्मेटिव है। तो आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ डू कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।